दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज की क्विक सीरीज में मैं कराने जा रही हूँ आपको भारतीय संविधान। ठीक है, भारतीय संविधान की क्विक सीरीज लेकर आई हूँ। तो आज भारतीय संविधान का क्विक रिवीजन कर रहे हैं जो वन लाइनर के लिए वन लाइनर में होगा। ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें डाले गए हैं। तो चलिए रिवीजन सीरीज हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संविधान सभा। संविधान सभा ने संविधान को पारित किया था। तो संविधान सभा कब पारित हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा की जो शुरुआत है या इसका जो गठन है ये कहाँ से हुआ था? तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946, जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। और ये किस बेस पे हुआ था? ये कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में। और इसमें तीन क्रिप्स, ठीक है, स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस और एलेक्जेंडर। एलेक्जेंडर, ठीक है, ये तीन थे। ठीक है, सदस्य थे कैबिनेट मिशन के। इससे पहले कि 1924 की बात करें तो 1924 में जो संविधान सभा का जो विचार है वो स्वराज पार्टी द्वारा लाया गया था। स्वराज पार्टी द्वारा जो इसका विचार है 1924 में स्वराज पार्टी द्वारा लाया गया था। ठीक है, उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन बना जिसमें तीन सदस्य होते हैं, क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एलेक्जेंडर। ठीक है, उसके बाद ही इसमें क्या था? इसमें 389 389 सदस्य थे, जिसमें से क्या था कि 292 ब्रिटिश प्रांत के लोग थे और 4 जो थे चीफ कमिश्नर थे, जबकि 93 लोग जो थे वो देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। ठीक है, इसके बाद ही संविधान सभा जो है इसमें चुनाव होता है और बहुत सारी चीजें जो प्रोसेस होती हैं वो कंप्लीट होता है। और 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक होती है। पहली बैठक, ठीक है, ये मैं वो पॉइंट बता रही हूँ जो क्वेश्चन पूछे जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये पारित कब होता है? संविधान सभा जो है 26 नवंबर 1949 को पारित हो जाता है। आगे हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। तो संविधान में मौलिक अधिकार लिया गया। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए से लिया गया है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भाग 3, भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत है। और मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार होते हैं, जिसमें से कितने आर्टिकल? लगभग 12 से 35 तक के अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अगला है भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों को निलंबित करने का प्रावधान लिया गया। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल है, ठीक है, इसमें कौन कौन से मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं? इसमें सभी मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं, सिवाय अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर जितने भी मौलिक अधिकार होते हैं वो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान क्या होते हैं? निलंबित हो जाते हैं। और राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के अंतर्गत आता है राष्ट्रीय आपातकाल। और ये कहाँ से लिया गया? ये जर्मनी से ही इसका विचार लिया गया है। ठीक है, लोक नियोजन में अवसर की समता संबंधी प्रावधान है अनुच्छेद 16। अभी मैंने आपको बताया था मौलिक अधिकार। ठीक है, तो मौलिक अधिकार में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार होते हैं, जिसमें से एक है 14 से 18 के बीच में समता का अधिकार। ठीक है, एक है समता का अधिकार। समता के अधिकार के अंतर्गत ही अनुच्छेद 16 आता है। इसमें क्या कहा गया है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। लेकिन जो भी लोक नियोजन संबंधी जो कार्य होंगे उसमें पुरुष और स्त्री दोनों को ही समान अधिकार प्राप्त होगा। संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता, ये भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, धार्मिक स्वतंत्रता। और वो किस आर्टिकल के अंतर्गत है? आर्टिकल है 25 से 28। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत आता है। समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता संबंधी उल्लेख संविधान में किया गया है। तो समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता संबंधी उल्लेख अनुच्छेद 39 का 39A में किया गया है। ठीक है, जो कि
डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, राज्य के नीति निदेशक तत्व। और ये कहाँ से लिया गया इसका विचार, राज्य के नीति निदेशक तत्व का आयरलैंड से। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा में संसद सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित है। तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है ये 252 है। राज्यसभा किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो ये आर्टिकल 80 के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, सरल 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 यानी कि 79, ठीक है, संसद, सरल, रा में राज्यसभा यानी कि आर्टिकल 80, और ला यानी कि लोकसभा 81। ठीक है, यहां से याद रखिएगा। राज्यसभा में 250 सीटों में 238 जो सदस्य हैं वो संघ और राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, संघ और राज्यों के प्रतिनिधि, और 12 जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, राज्यसभा का राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो हर 6 साल में चुने जाते हैं और हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, इस टाइम पे जो राज्यसभा के सभापति हैं, सभापति ही उपराष्ट्रपति होते हैं, तो वो कौन है, जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़ है जो कि 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति बने हैं। ठीक है, 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं और राज्यसभा के उपसभापति भी हैं। अगला है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और वो किस आर्टिकल के अंतर्गत है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कैग, CAG। ठीक है, CAG कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। ये आर्टिकल 148 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का वर्णन किया गया है। इस टाइम पे कैग जो है वो कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, ये 14वें नंबर के कैग हैं। ठीक है, याद रहेगा। जो कैग होता है इसका कार्यकाल क्या होता है, 6 वर्ष, अधिकतम 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। चलिए अगला है, भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है, ये अनुच्छेद 53 के अंतर्गत कहा गया है। ठीक है, राज्य के लिए राज्यपाल, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है, तो देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय जो है वो सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं, तो अधिकतम 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें से एक और 33 न्यायाधीश और एक CAG। ठीक है, CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, इसकी स्थापना जो है 1935 भारत के संघीय न्यायालय के रूप में की गई थी। ठीक है, और 28 जनवरी 1950 को भारत के उच्चतम न्यायालय के रूप में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, सेवानिवृत्त तो अधिकतम 65 वर्ष की आयु, सेवानिवृत्ति जो है 65 वर्ष की आयु है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो उच्च न्यायालय के जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ये किसके द्वारा शपथ लेते हैं, तो ये राष्ट्रपति द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। अगला है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विधानसभा के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहता है, कौन कहता है, राज्यपाल कहता है। ठीक है, संविधान में किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना समाप्ति का प्रावधान, तो संविधान में किसी राज्य में विधानसभा और विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 169 के अंतर्गत है। ठीक है, भारत में कुल कितने विधानमंडल है, भारत में कुल कितने विधान है, 6। ठीक है, 6 राज्यों में विधानमंडल। चलिए अगला है,
भारतीय संविधान में निर्वाचन संबंधी उपवन, तो भारतीय संविधान में निर्वाचन संबंधी उपवन जो है वो अनुच्छेद 324 से 329 तक के बीच में है। ठीक है। संघ की राज्यसभा हिंदी और लिपि देवनागरी संबंधी उपवन है, तो ये कहा गया है किसमें, भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत कहा गया है कि संघ की राजभाषा जो है वो हिंदी और लिपि कौन सी होगी, देवनागरी होगी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य क्या है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य है केंद्र और राज्य के खातों की जांच करना। ठीक है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य क्या हो, कार्य है केंद्र और राज्य के खातों की जांच करना। ये आर्टिकल 148 के अंतर्गत आता है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के विधायी संबंधों की चर्चा की गई है, तो विधायी संबंधी चर्चा किसमें की गई, केंद्र और राज्य से संबंधित अनुच्छेद 245 से 255 के अंतर्गत किया गया है। वर्ष 2007 में केंद्र और राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए आयोग गठित किया गया था। तो 2007 में कौन सा आयोग गठित किया गया था, पुंछी आयोग। ठीक है। पुंछी आयोग जो है 2007 में किया गया था जस्टिस मदन मोहन पुंछी के नेतृत्व में। ठीक है। मदन मोहन पुंछी के नेतृत्व में इस आयोग का गठन, पुंछी आयोग का गठन किया गया था। भारतीय क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य तथा समागम की स्वतंत्रता संबंधी उपवन है अनुच्छेद 301 के अंतर्गत। अगला है राष्ट्रपति। राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352। ठीक है। और ये कब घोषित किया जाता है, जब युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, ठीक है, इसकी संभावना हो तब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो जो आपातकाल है वो 3 तरह के लगते हैं। ठीक है। आपातकाल कौन कौन से, 352 यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 यानी कि वित्तीय आपातकाल। ठीक है। ये राष्ट्रपति शासन और ये आपातकाल याद रहेगा। चलिए, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण राष्ट्रीय शासन की घोषणा संबंधी प्रावधान है। जैसा कि मैंने बताया अभी आपको कि जो अनुच्छेद 356 है, इसके अंतर्गत क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लगता है यदि किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र जो है वो विफल हो जाता है। ठीक है। संवैधानिक तंत्र जो है यह वहां की सरकार में कोई भी सामंजस्य नहीं बैठता और जिसकी वजह से वहां का जो संतुलन है बिगड़ता है, तब वहां पर क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है, जो कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत इसका प्रावधान है। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। और जगदीप धनखड़ जो है, ये इस धनखड़ जो है ये 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। ठीक है। अगला है लोकसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है, तो लोकसभा की जो अधिकतम संख्या है वो कितनी निर्धारित की गई है, 552 निर्धारित की गई है। और लोकसभा किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, जैसा कि मैंने बताया था, सरल। ठीक है। तो संसद आता है 79 और राज्य आता है 80, जबकि लोकसभा आता है 81। तो लोकसभा जो है वो आर्टिकल 81 के अंतर्गत आता है, जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित है, 552। कोई व्यक्ति संसद सदस्य नहीं हो सकता, तो कोई व्यक्ति संसद सदस्य कब नहीं हो सकता, यदि वह लाभ का पद धारण करता है, यदि वो संसद के सदस्य के अलावा कोई लाभ का पद भी धारण करता है, तो उसकी जो संसद की सदस्यता है वो खत्म हो जाती है। ठीक है। सदन की बैठक में गण पूर्ति के लिए आवश्यक संख्या पर बल दिया गया है, तो सदन में जो बैठक होती है उसकी गण पूर्ति कितने सदस्य होने चाहिए, सदन के 1/10 भाग जो होता है गण पूर्ति होनी आवश्यक होती है। संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होता है, तो जो संसद के जो सत्र होते हैं उनके बीच
अधिकतम अंतराल जो है वो 6 माह का होता है। वह संस्था जिसके द्वारा भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया। तो संविधान सभा द्वारा ठीक है भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद जी का चुनाव किया गया। संविधान सभा की जो पहली बैठक है जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो ये बैठक दिल्ली में हुई थी, ठीक है, दिल्ली में हुई थी। और इस बैठक में जो उस सदन के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया था। इस सभा में क्या हुआ था, इस सभा में जो मुस्लिम लीग है उसने इस सभा का बहिष्कार किया था और इसने अलग संविधान की मांग की थी। उसके बाद क्या होता है कि संविधान सभा, ठीक है, फिर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा राजेंद्र प्रसाद जी जो है संविधान सभा के जो है स्थायी अध्यक्ष के रूप में इनका निर्वाचन हुआ था और उसके बाद ही यह राष्ट्रपति के रूप में आए। ठीक है, भारत में उपराष्ट्रपति को सदन में मतदान करने का अधिकार नहीं होता क्योंकि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा का जो सभापति होता है, ठीक है, वही उपराष्ट्रपति होता है और सदन में वह मतदान नहीं कर सकता है क्योंकि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। जब किसी संकल्प या विधेयक के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती है तो उस पर मतदान से पूर्व चर्चा कराने के लिए रखा जाता है गिलोटिन प्रस्ताव। मतदाता की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये कब करी गई थी? मतदान की उम्र वो 61वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा जो मतदाता है उसकी जो आयु है 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार प्राप्त है। तो ये अधिकार किसको प्राप्त है? ये अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है और यह राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। जो राष्ट्रपति की विधायक शक्तियां होती हैं उसके अंतर्गत ये उल्लेख किया गया है कि संसद के सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना और लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रीय महत्व के मामले में सरकार द्वारा प्रकाशित दस्तावेज क्या कहलाता है? तो वह दस्तावेज कहलाता है श्वेत पत्र। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया। तो इस शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 1 अप्रैल 2010 से यह लागू किया गया था। शिक्षा का जो अधिकार है, शिक्षा का अधिकार ये संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 21A जो है इसको जोड़ा गया। ठीक है, इसको जोड़ा गया और इसमें क्या प्रावधान था कि जो 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा जो है वो प्रदान की जाए। ठीक है, और ये जो अधिकार है ये जो व्यवहारिक रूप से संसद में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया और ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया था। वह अनुच्छेद जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता एवं व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता निहित है, तो यह अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक की स्वतंत्रता, ठीक है, 19 के अंतर्गत है वाक एवं विचारों की स्वतंत्रता। उसी में प्रेस की, उसी के अंतर्गत कहा गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता और व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता है। ठीक है, अनुच्छेद 19। संविधान में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाया गया। तो संविधान में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया और 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे 301 के अंतर्गत जोड़ा गया। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्रवाइयां राष्ट्रपति के नाम से ही हुई कही जाएंगी। ये किसमें उल्लेख किया गया है? ये अनुच्छेद 77(1) में।
भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से जुड़े प्रावधान है। तो एसटी से जुड़े प्रावधान किसके अंतर्गत है? 5वीं अनुसूची के अंतर्गत है। वह समिति जिसके द्वारा सर्वप्रथम पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की संस्तुति की गई, तो ये बलवंत राय मेहता जो कि त्रिस्तरीय व्यवस्था लाए थे, जो कि किसमें? ग्राम, जिला और ब्लॉक। ठीक है, ग्राम, ब्लॉक और जिले में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था इनके द्वारा लाई गई थी। और ये कब लाई गई थी? ये 1957 में। विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। और प्रोटेम स्पीकर होता कौन है? यह लोकसभा का विपक्ष का अध्यक्ष जो होता है, विपक्ष का जो नेता होता है, वो प्रोटेम स्पीकर होता है। वह अनुच्छेद जिसके तहत संसद किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण करती है, तो यह अनुच्छेद 3 भाग 1 अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, ठीक है, राज्य एवं राज्यों के बारे में इसका उल्लेख मिलता है। वह अधिनियम जिसके माध्यम से भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई, तो ये कब की गई? ये भारतीय परिषद अधिनियम 1919, भारतीय परिषद 1919 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, मार्ले मिंटो, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये किस में उल्लेखित है? तो यह आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जबकि 21A में शिक्षा संबंधी, ठीक है, 21A जो है ये शिक्षा संबंधी प्रावधान इसके अंतर्गत है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय जो रिट जारी करेगा वो रिट कौन सा होता है? अधिकार प्रस्ताव। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा कितने रिट जारी किए जाते हैं? न्यायालय जो रिट जारी करती है वो कितने प्रकार के होते हैं? वे 5 तरह के रिट होते हैं। ठीक है, 5 तरह के रिट जारी होते हैं, जिसमें से एक है अधिकार प्रस्ताव। ठीक है, और यह अनुच्छेद, यह आर्टिकल 32 के अंतर्गत इसका उल्लेख है। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है, ये मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। भारतीय संविधान में शामिल अनुच्छेद, भाग या अनुसूची, तो कितने अनुच्छेद हैं? टोटल 395 अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में 22 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है? तो यह अनुच्छेद 19A के अंतर्गत है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति जो है वो अपनी शक्तियों का प्रयोग सीधे स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों पर करते हैं। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो कानून का अधिराज्य का मतलब होता है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायालय तंत्र। पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने से संबंधी अनुच्छेद, तो यह आर्टिकल 40 के अंतर्गत है, जो कि डीपीएसपी की यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया, तो भारतीय संविधान की उद्देशिका को कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। संविधान सभा में मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा में मूल अधिकारों और अल्पसंख्यक संबंधी प्रावधानों के जो अध्यक्ष थे परामर्श के, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके अलावा जो राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वह राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति, तो प्रांतीय संविधान समिति भी सरदार वल्लभ भाई पटेल
इसके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति जो कि कई बार पूछा भी जा चुका है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। वहीं संचालन समिति भी जो है वो राजेंद्र प्रसाद जी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान में राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया ली गई है। तो राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये कथन किसका है? ये कथन है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का। स्वतंत्रता पूर्व गठित भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल में विधि विभाग के मंत्री कौन थे? तो विधि विभाग के जो मंत्री थे वो कौन थे? जोगेंद्र नाथ मंडल। ये किसके थे? ये विधि विभाग के मंत्री थे। इसके अलावा जो रेलवे विभाग है, रेलवे विभाग में कौन थे? रेलवे के थे आसिफ अली, श्रम में थे जगदीदम दास। ठीक है, इसके अलावा जो रक्षा में थे, क्योंकि रक्षा का पूछा जा चुका है इसलिए मैं बता रही हूँ, रक्षा के बलदेव सिंह ये मंत्री थे। जबकि वल्लभ भाई पटेल जो थे, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, ये किसके थे? ये गृह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मंत्री थे। किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसदीय विधान के अलावा किसी अन्य रीति से नहीं छीना जा सकता। ये प्रावधान कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 10। संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की स्वतंत्रता होती है, तो वह अनुच्छेद 226। देखिए, जब बात हो उच्च न्यायालय की, हाई कोर्ट, ठीक है, तो वो रिट जारी कर सकता है 226। ठीक है, आर्टिकल 226 के अंतर्गत। और उच्च न्यायालय के कितने रिट होते हैं? ये 6 रिट जारी करता है। और जब बात हो सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय, तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत 5 रिट जारी करता है। वह समिति जिसकी सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया, तो वह समिति कौन सी थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो थी, जिसके अंतर्गत मूल अधिकारों को शामिल किया गया। मूल अधिकार भाग 4A के अंतर्गत आते हैं, जो कि टोटल 11 हैं। ठीक है, लेकिन जब स्वर्ण सिंह समिति आई थी तब मूलतः 10 थे, तब मूल कर्तव्य 10 थे, और उसके बाद ही 21A जोड़ा गया था जो कि 11वां था। संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा चुनाव होता है। वह वीटो जिसके अंतर्गत कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर स्वीकृति या अस्वीकृति देने की बजाय उसे अपने पास पड़े रहने का प्रावधान है, तो ये कहलाता है, ये जेबी वीटो या पॉकेट वीटो कहलाता है, जिसमें जो राष्ट्रपति है यदि कोई अध्यादेश यदि कोई जो विधेयक है अगर उसके पास आता है, तो वो चाहे तो इसको स्वीकृति दे और चाहे तो इसे ना दे। तो इसके बजाय, ठीक है, अगर ये स्वीकृति या अस्वीकृति कोई भी चीज जाहिर ना करना चाहे, तो ये क्या करता है, उस विधेयक को क्या करता है, अपने पास रख लेता है, जिसे जेबी वीटो या पॉकेट वीटो कहा जाता है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, जिसका प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, प्रधान जो होता है प्रधानमंत्री होगा। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है? ये अनुच्छेद 75 के अंतर्गत कहा गया है। भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए आयु सीमा 25 वर्ष है। ठीक है, लोकसभा का सदस्य होने की आयु सीमा 25 वर्ष है, जबकि राज्यसभा का सदस्य होने के लिए 30 वर्ष। ठीक है, और
इसके अलावा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। चलिए, राष्ट्रीय एकता परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय एकता परिषद का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। भारत सरकार का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी है वो भारत का महान्यायवादी होता है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। ठीक है। संविधान की धारा 76, ठीक है, 76 में आर्टिकल 76, ठीक है, भारत का जो महान्यायवादी है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत द्वारा नियुक्त किया जाता है। और इस टाइम पे कौन है? अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल। ठीक है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं ये निश्चित करने वाला प्राधिकारी है। तो यह लोकसभा अध्यक्ष जो होता है ये बताता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। धन विधेयक आर्टिकल 110 के अंतर्गत, ठीक है, आर्टिकल 110 के अंतर्गत धन विधेयक से संबंधित है। ऐसा एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए तो ये थे नील संजीव रेड्डी जो थे, ये एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष थे जो आगे चलकर राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हुए थे, ठीक है, आसीन हुए थे और यह निर्विरोध चुने गए थे। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, लेकिन इसे आहूत कौन करता है? इसे आहूत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155 के अंतर्गत की जाती है। भारतीय संविधान का वह संशोधन जिसकी तहत केंद्र और राज्य की मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या सदन की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होने का प्रावधान है। तो यह 51वां संविधान संशोधन इसके अंतर्गत कि कोई भी सदन की 15% संख्या जो है अधिक होने का प्रावधान है उसमें। लोकसभा में सबसे अधिक सदस्य को भेजने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 80 है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। तो केशवानंद भारती जो वाद था जो 1973 में आया था, ठीक है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। पंचायत के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निहित है राज्य निर्वाचन आयोग में। भारत के संविधान सभा के विधिक सलाहकार कौन है? तो VN राव जो हैं ये विधिक सलाहकार हैं। वह संस्था जिसके द्वारा भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो संविधान सभा द्वारा भारत के पहले राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसको कहा? तो सांविधिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा कहा। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना प्रस्तुत की गई थी। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत की गई थी, ठीक है। भारतीय संविधान का वह भाग जो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। तो भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। भारत में एकल नागरिकता, टोटल भाग कितने हैं? तो टोटल भाग है 12, ठीक है, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। तो भारत में जो एकल नागरिकता है वो ब्रिटेन में है, भारत में है, ठीक है। जबकि दोहरी नागरिकता की बात की जाए तो ये आपको कहाँ मिलेगी? इसका एग्जाम्पल है USA। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान लिया गया है। तो ये संयुक्त राज्य यानी USA से न्यायिक समीक्षा का प्रावधान लिया गया। संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किससे जोड़े गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा
जो है समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जो है भारत की प्रस्तावना में जोड़े गए। ठीक है, और 42वें संविधान संशोधन को संविधान का लघु, इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं, तो भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य किसमें है? 51 का भाग 4A, मूल कर्तव्य टोटल कितने हैं? 11। भारतीय संविधान का वह भाग जिसमें मौलिक अधिकारों का चर्चा की गई है, तो मौलिक अधिकार भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है, और भाग 4 में डीपीएसपी है। ठीक है, डीपीएसपी है। 4A में क्या है? 4(1) में मूल कर्तव्य है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार जो है वो वैधानिक अधिकार हो गया है 301, जो कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटाकर, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको वैधानिक अधिकार बनाया गया। भारत के संविधान का वह भाग जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है, तो ये राज्य के निदेशक तत्वों के अंतर्गत, जो कि 35 से 51 के अंतर्गत आते हैं। भाग 4। ठीक है, संसद की वह स्थायी समिति जिसमें राज्यसभा का कोई संसद शामिल नहीं होता, तो प्रांगण समिति जो होती है इसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य शामिल नहीं होता, इसमें सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं, और जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा करता है, तो उच्चतम न्यायालय जो है ये राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा करता है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल होते हैं, तो संसद के दोनों सदस्य जो होते हैं उनके वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए होते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार अहर है? वो जितनी बार चाहे उतनी बार अहर हो सकता है। यदि कोई राज्य केंद्रीय सरकार के निर्देशों का पालन ना करे तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? तो राष्ट्रपति वह राज्य में सांविधिक तंत्र की विफलता घोषित कर सकता है। ठीक है, और राज्य के शासन का उत्तरदायित्व भी संभाल सकता है। ये बात हो रही है आर्टिकल 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन। ठीक है, अगला है वह राष्ट्रपति को संविधान संशोधन बिल भेजा जा सकता है जब राष्ट्रपति को संविधान संशोधन बिल भेजा तब वो अपनी सहमति देने के लिए क्या होता है? बाध्य होता है। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है? अखिल भारतीय की सेवाओं के लिए नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सदस्यों को बर्खास्त कर सकता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्री परिषद के सदस्यों को बर्खास्त कर सकता है। जब हम अपने संविधान के आदर्शों और संस्थानों का सम्मान करते हैं और राष्ट्रगान एवं राष्ट्रध्वज का सम्मान करते हैं, तो हम अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करते हैं। केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन है? तो कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। भारत में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आचार संहिता कितने समय पूर्व लगती है? तो उसी समय से जब चुनाव आयोग चुनाव करते हैं, चुनाव आयोग जो है चुनाव की तारीखों की जब घोषणा करते हैं उसी समय से जो है आचार संहिता लगती है। भारत के एकमात्र वित्त मंत्री जिन्हें अपने जन्मदिन पर 2 बार केंद्रीय बजट जो है वो पेश किया था, तो ये कौन थे? ये मोरारजी देसाई थे। भारत का सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और इसमें खुद की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होगी, ऐसा किसमें वर्णित है? ऐसा अनुच्छेद 129 में कहा गया है। तो ये पॉलिटी की क्लास थी, जो कि मैंने इंपॉर्टेंट जो आपके पॉइंट थे वो कवर किए थे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच आप हमारे सपोर्ट और हमारे साथ जुड़ने के लिए। होप सो कि ये जो पॉइंट मैंने कवर किए हैं आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल साबित हो। ठीक है।